नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशिक्षुओं, मेरे साथियों, मेरे भाइयों। ये जो क्लास रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम 4 महारथी लिए हैं। एक क्लास और आएगा, यह मैथ पेडागॉजी का है साथियों। चाहे आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी टेट हो, यह 10 ऐसे हेडिंग्स हैं, 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। मैक्सिमम इन द सेंस कि 15 नंबर आपका जस का तस फंसेगा। यह लिख कर ले लीजिए, मैथ पेडागॉजी से। जैसा कि आपको पता है कि हम उधर सीडीपी के पेडागॉजी और प्लस सीडीपी के सिद्धांत से जो प्रश्न आते हैं उसको हम लेकर चल ही रहे हैं पैरेलली इसके, और प्लस हम 4-5 लेक्चर और ऐसे लाएंगे। आप पहली बात है, जब बेसिक से मैथ करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाइए। आपको बेसिक से पूरा मैथ मिलेगा, बेसिक से पूरा सीडीपी मिलेगा, बेसिक से पूरी हिंदी और प्लस मैराथन क्लास जो 400, 500 प्रश्न के टॉपिक वाइज लिए गए वो मिलेगा, प्लस इन्वायरमेंट मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ बेसिक से मिल जाएगा। आप सिर्फ प्लेलिस्ट में पधारिए, ठीक है। और यह मैथ पेडागॉजी का आज पहला वीडियो होगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा मैथ पेडागॉजी का, उसमें देखिएगा। इस दोनों लेक्चर को देखने के बाद आप खुद अपने आप को कहीं और पाएंगे। अगर आपको आता भी है तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर ना आता हो तो आप 10 नंबर से 15 नंबर अपना कवर कर सकते हैं मात्र 2 लेक्चर से। तो यह पहला लेक्चर है आज मैथ पेडागॉजी का, जिसमें हम 4 वर्ड सीखेंगे। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसके बाद डिडक्टिव यानी कि निगमन विधि पढ़ेंगे। इसके बाद विश्लेषण मतलब एनालिटिकल मेथड क्या होता है। इसके बाद संश्लेषण विधि भी पढ़ेंगे। संश्लेषण का मतलब हो गया साथियों कि सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक्स मेथड क्या होते हैं। हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, फिर उसके बाद ड्राइव करते हैं सबके बारे में। एक एक चीज ऐसे पढ़ेंगे कि जहां से डायरेक्टली प्रश्न बनेंगे, और यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आप हमारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे और लास्ट तक बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए आप लास्ट तक बने रहेंगे, ये हमसे प्रॉमिस करिए। और लास्ट तक बने रहने के बाद अगर आपको वीडियो से अच्छा लगता है तो अपने साथियों को जरूर शेयर करना, और लाइक भी तभी करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी तभी करना पहले लेक्चर को देखने के बाद। साथियों, अगर आगमन विधि की बात करें, आगमन का मतलब होता है कि हम निष्कर्ष हमको पता होता है, हमें निष्कर्ष पता होता है, हम टूल्स के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। मतलब कि अगर हमको एक त्रिभुज दे दिया जाए और बोला जाए त्रिभुज में 180 डिग्री के कोण होते हैं, इसको प्रूफ करिए, इसको प्रूफ करिए, यानी कि हमको प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाना होता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना होता है। ये सब सारी लैंग्वेज, सारे वर्ड जो हैं ये पूछे जाते हैं इसमें। ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं बताते हैं, यानी कि हमको अगर एक्सप्लेनेशन के थ्रू, अपने परिणाम के थ्रू, मतलब कि अपने एक तरह से सिद्ध करने वाले जितने प्रश्न आते हैं, जैसे बोल देगा कि त्रिभुज में 180 डिग्री के एंगल होते हैं, सारे त्रिभुज में तीनों मिलाकर कोण 180 डिग्री होता है, इसको प्रूफ करिए। तो आपको प्रूफ जो करेंगे यह कहलाता है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। सब कुछ विस्तार से ड्राइव करेंगे, पहले थोड़ा सा ओवरव्यूज दे देते हैं आपको। इसमें हम लोग चरण देखेंगे, गुण देखेंगे, और इसके दोष क्या होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे पर, शिक्षक इसका किस प्रकार से असर डालते हैं बच्चों पर, इसमें हम बात करेंगे। इसके बाद निगमन विधि। निगमन विधि का मतलब होता है, जैसे इसमें हम लोग उदाहरण के माध्यम से हम हल तक जाते हैं इसमें, लेकिन इसमें हल हमको पता नहीं होता है। इसमें हल हमको पता है क्या है आने, मतलब इसमें हमको यह चीज पता है कि हमको क्या लाना है, लेकिन इसमें यह नहीं पता हमको क्या लाना है। सिर्फ हमको फार्मूला दे दिया जाता है और हमको अंकीय मान प्राप्त करना होता है। जैसे कि अगर बात करें, दे दिया गया आपको उष्मा को डिराइव करिए। अगर आप उष्मा को परिभाषा देते हैं उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं तो यह आपका क्या कहलाता है, निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड। पहले डेफिनेशन आप दिए, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे दिए, तो यह डेफिनेशन देने के बाद एग्जाम्पल देना, यह निगमन विधि कहलाता है। लेकिन पहले आपको डेफिनेशन से आप सिद्ध की तरफ चलते हैं, मतलब कि सॉरी, उदाहरण से आप सिद्ध की ओर चलते हैं। आपको उदाहरण देते हुए बोला जाता है कि आप इस चीज को प्रूफ करिए, तो वह कहलाता है आगमन विधि। अब आते हैं विश्लेषण और संश्लेषण में सिर्फ एक चीज समझना है, हमें ध्यान से समझना। हम दो चीज बनाते हैं यहां पर। एक इस तरह का हम तरीका बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। दो चीज है, दोनों आप इसी से समझ जाओगे, सिर्फ एक इस हमारे दोनों चित्र से। विश्लेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन का ही एक सिनोनिम्स होता है एनालिटिक्स।
एनालिटिकल से बना है एनालिटिक्स, एनालिसिस। जैसे हम बताएं आपसे कि हम कहीं एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी आपका यूपी टेट का पेपर रद्द हुआ था, उसमें हमने एनालिसिस लेने गए थे, हम एनालिसिस सेंटर पे लेने गए थे। उसमें एनालिसिस का मतलब कि जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, एनालिसिस का मतलब जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, पूरा एक जगह बच्चे हैं, उनके माध्यम से हम सबको बताएं कि आखिर आने वाले समय का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आखिर इनका एग्जाम कैसे हुआ है। इस आधार पर हम यह तय करें कि मेरिट कैसा बनेगा। अगर उन्होंने एवरेज हम निकालेंगे, पेपर इजी आया था, मॉडरेट आया था, हार्ड आया था, इस तरह के एनालिसिस होते हैं। एनालिसिस से ही बना है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी बड़े चीज को हम इतने भागों में ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में ब्रेक कर देते हैं, यह एनालिटिकल मेथड कहलाता है। लेकिन वहीं उसी जगह छोटे छोटे चीजों को अगर मिलाकर बड़ा बना देते हैं, बड़े में बना देते हैं, यानी कि इसका अर्थ है अनेक को एक करना, इसमें एक को अनेक में तोड़ना, एक को अनेक में तोड़ना कहलाता है विश्लेषण। क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। लेकिन अगर इसी जगह देखें छोटे छोटे भाग को यानी कि अनेक को एक में बदलना, अनेक को एक करना, यह क्या कहलाता है? संश्लेषण। क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। यह ओवरव्यूज था जिसके माध्यम से शायद आप समझ गए होंगे चारों के बारे में, लेकिन हम फिर से डिफाइन करेंगे, सबके बारे में बताते हुए चलते हैं फिर से। अब जो कहेंगे उसको कॉपी पे लिखना है। अभी तो थोड़ा सा ओवरव्यूज था जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा समझ गए कि क्या होते हैं यह चारों के चारों टॉपिक्स। अभी 6 टॉपिक आएंगे इसके बाद वाले वीडियो में जो कल आने वाला है। 10 टॉपिक अगर पढ़ के जाते हैं तो 15 नंबर आपका रखा है। इतना याद रखिएगा। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा एग्जाम में, जैसे आप खोलेंगे अपना डेस्कटॉप, जैसे ही खोलेंगे वैसे आपको लगेगा अरे 15 नंबर तो आंख आपकी चौड़ी हो जानी चाहिए कि 15 नंबर हमें मिल गया। लेकिन यह पता होना चाहिए वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बस उसके तरफ चलते हैं हम ना। आगमन विधि, सबसे पहले यह पता होना चाहिए आगमन विधि के जनक किसे कहा जाता है। आगमन विधि के जनक अरस्तु को कहा जाता है बच्चों। अरस्तु आगमन विधि के जनक हैं। आगमन विधि अगर हिंदी में न समझ में आए तो इसको याद रखना, इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, लिखते हुए चलना, प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रमेयों या फिर प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकालते हैं या फिर निष्कर्ष निकालते हैं या फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूक्ष्म या फिर उचित सूझबूझ से नियम तक पहुंचा जाता है, फिर निर्णय तक पहुंचा जाता है। मतलब कि यह हमें पता होता है कि हमें क्या लाना है, सिद्ध क्या करना है। और सिद्ध करने के लिए जैसे हम बोले आपसे सिद्ध करिए x² + y² बराबर x² + p², तो आप इसको पता है, लेकिन आप इसको लाने के लिए जो जो प्रयोग करोगे, उदाहरण जो जो लोगे, इसको प्रूव करने के लिए, यानी उदाहरण से निष्कर्ष की तरफ किसमें चला जाता है बच्चों, तो बताना आगमन में चला जाता है, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर। अभी तो हमने एक ट्रायंगल का एग्जांपल लिया था, त्रिभुज का। जैसे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपको पता है कि यह तीनों भुजाओं का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हम बोले अगर आपसे इसको सिद्ध करो कि 180 डिग्री कहां से आया, तो आप कहोगे सर ये तो निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपको निष्कर्ष पता है क्या हल आने वाला है, तब उसके तरफ आप बढ़ते हो। जब हल पता होता है, अब आप हल को पाने के लिए जो जो हथकंडे अपनाते हो वो आगमन विधि कहलाता है। पूरा यह संरचना आगमन विधि कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सही। अब देखना, यह चीज समझ में आ गया ना, बताना। अब इसके लिए जैसे कि हम बोले, इसमें सबसे पहली बात है कि चरण की बात कर लें। चरण क्या, पहले हम इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे बोलेगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर किस में जाते हैं, 3 बातें पूछता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। दूसरी बात पूछेगा आपसे कि सूक्ष्म से, सॉरी, प्रत्यक्ष से प्रमाण हो गया, इसके बाद सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसके बाद एक और पूछता है इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीनों बातें याद कर लेना बच्चों, यहां से प्रश्न 100% बनेंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य की ओर देखना। प्रत्यक्ष से अप्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर किस में जाया जाता है, आगमन में, निगमन में, विश्लेषण में कि संश्लेषण में, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर हमें प्रमाण पता है।
और हम प्रत्यक्ष चीजों को रखते हुए निर्णय तक पहुंचते हैं, हल तक पहुंचते हैं किसी जो हमें पाना होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। याद रखना, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर अगर आता है तो निगमन विधि हो जाएगा। इसको हम करते हैं डिडक्टिव मेथड कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब कि बड़े चीज से छोटे छोटे चीजों की ओर बढ़ते हैं हम। एक बड़ा सा आकर्षण चीज होता है, उसको तोड़कर या फिर उसके अंदर से छोटे छोटे पार्ट को हम प्रूफ करते चलते हैं। यह कहलाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की तरफ। इसके बाद विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य की ओर। यह तीनों क्रिया पूछा जाता है, आपसे यह पूछा जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर यह किस विधि का एग्जाम्पल है, तो आप क्या कहेंगे? आगमन विधि का एग्जाम्पल है, न कि निगमन का, न कि संश्लेषण, न कि विश्लेषण। अभी 4 दिमाग में रखो, कल 6 और आएंगे। इस 10 को इतना भयंकर तरीके से रिवीजन कर लेना कि 10 नहीं, इससे अगर 15 प्रश्न आ जाए, 20 प्रश्न आ गए तो आंखें चौड़ी हो जानी चाहिए। क्योंकि मैथ में अगर 30 प्रश्न आता है तो 15 नंबर आपका सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आएगा जो आज और कल वाले वीडियो आएंगे। इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इतने प्रश्न घुमावदार होते हैं कि आदमी को मतलब कि समझ नहीं आता है। यही पूछ लेगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर किस विधि में जाते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल, सिंथेटिक, इस तरह से पूछेगा आपसे। तो आपको याद रखना है 10 विधि हैं, 10 पढ़ लेंगे, इसको 10 बार रिवीजन कर लेंगे, रट जाएगा जुबान पे, बिल्कुल रट्टा हो जाएगा, रटा मरा जाएगा। ठीक है ना। आगमन विधि के ही जनक कहे जाते हैं अरस्तु, याद रखना इसको। इसके बाद आगमन विधि में हमने 3 चीज बताया आपको, क्या? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब लिखना बच्चों, अब लिखना चरण। कितने इसके चरण हैं हमने लिखा रखा है ना, चरण। चरण में लिखना सर्वप्रथम, पहला नंबर डालना, सर्वप्रथम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, पहला चरण। पहले चरण में क्या लिखेंगे? इसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे चरण में उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। तीसरा, उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे साम्यकरण कहते हैं। साम्यकरण कहा जाता है या फिर निष्कर्ष कहा जाता है, सामान्यीकरण कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरण के माध्यम से हमने निरीक्षण किया उदाहरण का, या कि उदाहरण सही क्रम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो निष्कर्ष पक्का निकलेगा, 100% निकलेगा। अगर कोई चीज आपको प्रूव करने के लिए दे दिया जाए बच्चों, अगर आपको पता है कि यह चीजें हम यहाँ तक हमको पहुंचने के लिए यह हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, तो आप उस हथकंडे को अपनाते हुए निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं लास्ट में। बस यही हमारा तो सामान्यीकरण है। जब आप निष्कर्ष में आ गए तो सामान्यीकरण आपका कंप्लीट, यानी कि आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो गया। यानी कि पहले आपने किया, उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरण के माध्यम से आप उदाहरण को निरीक्षण किए, उसका निरीक्षण करने के बाद आप क्या किए? उस आधार पर एक नियम बनाया। उस आधार पर नियम बनाने के बाद आप सामान्यीकरण, जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है, ये 3 चरण हो गए इसके बच्चों, आप लिख लेना, तीनों चरण लिख लेंगे। अब इसकी तरफ गुण की बात कर लेते हैं। गुण, अच्छा इसका क्या है बच्चों? इसमें एक वैज्ञानिक विधि इसे कहते हैं। सबसे पहला इसका गुण यह है, इसे एक वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि बालक इसमें नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे मान लेते हैं एडिसन साहब थे जो बल्ब का आविष्कार किए थे, तो क्या बल्ब का आविष्कार वो डायरेक्ट कर दिए थे? नहीं, उनको यह पता था कि बल्ब अगर बन जाएगा तो चमकेगा ससुरा, और चमकेगा तो चमकने के लिए हमको क्या क्या हथकंडे अपनाए। अब वह 1100 प्रयोग किए, क्या वह सारे के सारे 1100 उनके नरक में मिल गए, या फिर डांड हो गए, या फिर खराब हो गए, या फिर उनका स्पॉइल हो गया, सारी चीजें खराब हो गई? नहीं ना, 1100 जितने 1100 उनके मेथड थे, हर एक प्रयोग में कुछ न कुछ उन्होंने सिद्ध किया। तो बताओ वो सीखे कि नहीं सीखे? यानी कि निष्कर्ष तक पहुंचने तक उन्होंने बहुत कुछ व्यापक चीजों को ग्रहण कर लिया। बस इसी को कहते हैं वैज्ञानिक विधि। यानी कि वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग है वो आगमन विधि में होता है। क्लियर? अब दूसरी बात याद करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब कि आपको क्या लाना है यह पता है। गुण बता रहे हैं बच्चों, गुण। ज्ञात से अज्ञात की ओर पहला क्या था? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि हमने बता दिया, एडिसन का एग्जांपल लिया, समझ गए होंगे। तो इस तरह के एग्जांपल देकर पूछा जाएगा आपसे कि एक बच्चा है, एक बच्चे को आगमन विधि में क्या करे कि उसका दिमाग की जो विस्तार है वो बहुत लंबा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें यह ढूंढना सबसे पहले कि बच्चे का विस्तार ज्यादा करने के लिए उसको निष्कर्ष तक पहुंचाना है उदाहरण के साथ। अगर वह उदाहरण लेकर निष्कर्ष तक जाता है तो उसके दिमाग में विस्तार होगा, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। वह उसके तक पहुंचने के लिए, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बीच में जितनी चीजें हथकंडे आएंगे उसके माध्यम से बच्चा सीखेगा कुछ।
यह सारी चीजें एक वैज्ञानिक का गुण है, वैज्ञानिक विधि है, समझे। दूसरी बात है, दूसरा गुण लिखना इसमें, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब सरल से जटिल की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी सरल से जटिल की ओर। भाई यहां बालक क्या करता है, चलकर खुद से जाता है। बालक चलकर मूर्त उदाहरण के माध्यम से, सामान्य नियम के माध्यम से उस निष्कर्ष तक पहुंचता है जो उसको देख रहा है, जो उसको दिखाई दे रहा है, जो उसको दिखाई दे रहा है वहां तक वो पहुंचता है। सामान्य नियम हो गए, ज्ञात तत्व को पाने के लिए अज्ञात का माध्यम लेता है ना। सरल चीज को पाने के लिए, मतलब जटिल चीज को पाने के लिए सरलता का रास्ता अपनाता है। ये सब सारी चीजें उसके गुण कहे जाते हैं। अब बच्चे में स्वयं अधिगम करने की क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर बच्चा खुद अधिगम करके सीखता है और वह अधिगम अस्थायी रहता है। अगर बच्चा खुद से, जैसे आप ही सोचो, एक सिद्ध करने के लिए हमने कुछ दे दिया, अब आप सिद्ध करने लगे, उस चीज को सिद्ध करते गए सिद्ध करते गए। अब आपका एक बार नहीं निकला, दो बार नहीं निकला, तीन बार नहीं निकला, लेकिन चौथी बार में निकल गया, तो आप उसके माध्यम से सीख गए कि नहीं सीख गए। यह चीज सीख गए कि अब हम कैसे, यह हमको निष्कर्ष निकालना है, हमको आ गया। अगर पेपर में आता है तो इसको हम इतना बार कर लिए हैं कि हमें, मतलब कि अपने से खुद समझ में आ गया मुझे, हम अधिगम से ही अधिगम सीखे और वह अधिगम अस्थायी हो जाता है। यानी कि स्वयं से अगर अधिगम करना आपको आ जाए, करने का कारण अगर पूछा जाए, तो उसका मतलब है कि आप उस अधिगम को अस्थायी बना दोगे। अब वो दिमाग में आपके भरा रहेगा, अब निकलेगा है नहीं, आप सीख लिए क्योंकि उस पर आपने प्रैक्टिस किया भरपूर। यह होता है गुण। अब दोस्त की बात कर लेते हैं, दोस्त की बात कर लें। यही थोड़ा सा दोनों डिफिकल्ट है, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा बोलना, ये दोनों आसान है, ये दोनों में फटफट हो जाएगा। अगर दोस्त की बात करें, दोस्त यानी कि भैया उसमें कुछ जो कमियां, जो गुण होते हैं उसमें, जो हर एक चीज तो परफेक्ट होता नहीं है, यानी कि इसमें दोष भी हैं। मतलब इसमें समय अधिक लगता है बच्चों। हो सकता है एक बार में नहीं आए, दो बार में नहीं आए, तीन बार में नहीं आए, चार बार में नहीं आए, मतलब कि 5वें बार में आए, जिस प्रकार से एडिसन साहब ने किया। 1100 बार में आया, तो इस प्रकार से इसमें समय अधिक लग सकते हैं। हम ये नहीं कहते अधिक लगेगा, अधिक समय लग सकता है और लगने वाली विधि है यह। इस वजह से इसे कहते हैं आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड, यानी कि दोष। अधिक परिश्रम और सूक्ष्म की आवश्यकता होती है, सॉरी, अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता होती है बच्चों, सूझबूझ की आवश्यकता होती है। अधिक परिश्रम इसमें करना पड़ता है। एक बार नहीं हुआ, जैसे एडिसन साहब का देख लो, पूरी उम्र निकल जाती है एक बल्ब खोज करने में। बच्चों समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से एक तरह से, जैसे आप अपने न्यूटन बाबा को देख लो, न्यूटन बाबा क्या करते हैं, जो फल गिरता है पेड़ से उसका निष्कर्ष निकालने के लिए वो पूरा उम्र उसी में बिता देते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने खोजा, जैसे कि प्रकाश कण की गणना की है, बहुत सारी चीजें उन्होंने खोला, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण मेन है उसको तो उन्होंने खोजा, तो उस पर पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं सेम, क्योंकि उसमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, सूझ की आवश्यकता होती है और अधिक समय लगता है। ये सारी चीजें इसके दोष हैं। और चौथी, अगर दोष की बात करें, तीसरी चौथी की बात करें, तो एक तरह से यह अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों का, तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि का जरूरत होता है। निगमन विधि की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण विधि। इस चीज को याद रखना। अब क्या होता है निगमन, यानी कि डिडक्टिव, उसको भी पढ़ते हैं। इसके बाद छोटी कक्षाओं के लिए यह आवश्यकता नहीं होती है। छोटी कक्षा, एक मिनट, छोटी कक्षाओं के लिए बच्चा यह आवश्यक होता है। छोटी कक्षाओं के लिए एक तरह से आवश्यकता इसकी पड़ती है, ये लिख लेना। यह सब के सब इसके दोष हो गए, है ना। बड़े कक्षों के लिए, बड़े कक्षाओं के लिए आवश्यकता नहीं होती है, होती है, नहीं होती, क्यों होती है, प्रैक्टिकली रूप से होते सीखते हैं ना, तो होती है वहां पर भी। लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए अगर बेहद ही, अगर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बच्चे उसमें घुल मिल जाते हैं। बच्चों को अगर ये सारी चीजें शुरू से ही उनको पकड़ाई जाए तो वह उनका दिमाग का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो छोटी कक्षाओं के लिए कह लीजिए एक तरह से आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग बड़े से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे से नहीं सीखते हैं। अगर छोटे से सीखने लगे तो हमको बाद में सारी चीजें इजी लगने लगती हैं। दूसरी चीज निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि इस विधि में पहले से स्थापित होता है, पहले से ही स्थापित होता है नियम, उसको सूत्रों के माध्यम से हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे बोले हम आपको उष्मा का डेफिनेशन बताइए, तो आपने उष्मा का डेफिनेशन बताया फला 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 फला, बताने के बाद उसका एग्जांपल दे दिया फला फला फला। मतलब कि पहले आपने डेफिनेशन बताया फिर एग्जांपल दे दिया। एक तो यह रटाने वाला काम हो गया, बस हाँ बच्चा यही तो है इसका, और रटाना इसका दोष है। सब कुछ बताते हैं बच्चों। नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर किस में जाते थे, आगमन में। अब नियम से उदाहरण की ओर किस में जाएंगे, उल्टा। नियम मतलब प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस में आएंगे, वो आएंगे निगमन विधि में। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर चलना है हमें। दूसरी बात,
सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसमें विशिष्ट से समान की ओर था, अब इसमें क्या करेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर आएंगे। यह होता है हमारा निगमन विधि। तीसरी बात, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते थे आगमन में, लेकिन निगमन में अब सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आएंगे। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते थे, इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते थे, लेकिन इसमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आएंगे। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीजें मिलाकर हमको बड़ी 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 बनानी पड़ती है ना। यह चीजें होगी, समझ आया, दिमाग में घुसा। अगर पूछ ले आपसे कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस में जाते हैं, किस नियम में, या फिर इसको कौन सा नियम कहते हैं, तो बता देना निगमन विधि कहते हैं। निगमन मेथड यानी कि डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इस चीज को याद रखना। अगर पूछता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर तो निगमन, अगर स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो आगमन, ठीक है। विश्लेषण से विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर की अगर बात करता है तो याद रखना, अगर विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछेगा तो आगमन, अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर पूछेगा तो निगमन। बस इतनी बातें याद रख लेना। आप गुण में लिखना, गुण इसके क्या होते हैं। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है, यानी इसका गुण क्या है, यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। दूसरी बात, स्मरण शक्ति इसमें बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि रटने की पावर बढ़ जाती है। जैसे कि आप खुद ही सोचो, जब एग्जाम आता है तो क्या उसमें हम सीखते हैं, नहीं, रटते हैं, बहुत सारी चीजों को रट जाते हैं। इस तरह से सफाया करते हैं। जैसे हम लोग इंटर में जब थे तो हम लोग के सामने केमिस्ट्री बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट था, हम लोग उसमें रिएक्शन वगैरह रहते थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें पढ़ा नहीं जाता था भाई, उसको प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब कि एक तरह से रटना पड़ता था उसको, इतना ज़्यादा रफ हमने भर दिया था कि केमिस्ट्री में बेहतरीन नंबर आया। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हमने रिएक्शन करना पड़ता है उसमें, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाले में देखेंगे तो उसमें हाइबर विधि होता है और ऑस्टवाल्ड विधि होता है, बहुत पता नहीं क्या क्या अगड़म बगड़म सब सारे विधि होते हैं। उसको इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, लिखने से वो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती हैं। यही चीज़ होता है, मतलब कि हमें क्या करना है, स्मरण शक्ति इसमें बढ़ जाती है, हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है। यह भी इसका गुण है, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, जिसके बिना आगमन संभव नहीं हो सकता। याद रखना बच्चों, क्योंकि आगमन अपूर्ण है जब तक कि निगमन का हमें जानकारी नहीं है। तीसरी, अगर आप दोष की बात करें, दोष में लिख लेना, इसमें दोष में लिखना कि इसमें रटने की शक्ति बढ़ती है, रटने की शक्ति बढ़ जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए फटाफट कोई टीचर आया क्लास में, लिखवाया भैया उसमें ऊर्जा क्या होता है, लिखो ऊर्जा फला 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 ऊर्जा होता है, इसका एग्जाम्पल लिख लो, फला होता है, इस तरह करेंगे, हाथ रगड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी, घर्षण करेंगे तब, फ्रिक्शन करेंगे तब वहां से एनर्जी जनरेट होगा। ये सारी चीजें वो सिखाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा के चले जाते हैं, बच्चा कापी पे लिखता है, उसको रट्टा मार जाता है। यह विधि दोष है, एक तरह से दोष है, रट्टा मारना एक तरह से दोष है, यह मूल विधि नहीं है सीखने की, है ना। लेकिन यह दोष किसका है तो बताएंगे निगमन विधि का दोष है, इसको लिख लेना, ठीक है। यह चीजें पूछ सकता है आपसे कि किसी बालक का एग्जाम्पल दे दिया, बालक रटे पड़ा है, कोई टीचर आया क्लास में, बालक को कोई डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन बताकर उसका उदाहरण बता दिया, तो बताओ ये कौन सा नियम है, कौन सा विधि है, तो आगमन है कि निगमन है कि संश्लेषण है कि आपका विश्लेषण है, तो लगाना होगा वहां पर कौन सी विधि है भाई। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो बस समझ लो, दिमाग में रख लो, रिवीजन कर लो, हो जाएगा। अब आते हैं विश्लेषण विधि की तरफ। विश्लेषण विधि देखना, विश्लेषण विधि का मतलब होता है एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना, डिस्कवर करना, खोज करना, किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता यानी कि सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की ही विधि को क्या कहते हैं बच्चों, विश्लेषण विधि कहते हैं, यानी कि एनालिटिकल मेथड कहते हैं। मतलब कि हमने क्या बोला एनालिटिकल में, एनालिटिकल का मतलब कोई बड़ा चीज है, इसमें से बहुत सारी चीजें हम निकाल दें, इस तरह से यह विश्लेषण कहलाएगा। मतलब कि कोई बड़ा चीज है, बड़े से अगर छोटे की तरफ जाते हैं तो ये हमारा विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल मेथड कहलाता है। अगर लेकिन संश्लेषण की बात करें तो छोटे से बड़े की तरफ बहुत सारे छोटा मिलकर एक बड़ा चीज का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संश्लेषण विधि कहते हैं। बताना यहां तक क्लियर हुआ। पहले हम चलते हैं विश्लेषण पर। विश्लेषण का डेफिनेशन बता दिया, एनालिटिकल मेथड होता है, इसे एनालिसिस से बना है, एनालिसिस से एनालिटिकल बना है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे 10 वर्ड हम बताएंगे अभी, या तो 4 हैं, कल वाला लेक्चर जरूर देखना बच्चों, यह दोनों वीडियो देख कर जाना। 15 नंबर नहीं आ गए तो कहना 15 नंबर मात्र इस 2 लेक्चर से आएंगे। 15 से 20 नंबर तक हो सकते हैं, अभी 10 से 15 नंबर तक भी हो सकता है, मतलब 10 से ऊपर ही आएंगे। इस चीज को याद रखना। अगर अभी तक आप CDP के क्लास नहीं देख रहे तो उसको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना बच्चों। इसमें अगर बात करें इसका स्टेप्स क्या है, मतलब यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। कौन सी,
विश्लेषण विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब पहले चीजें हमें नहीं पता होती हैं, अब हम उसको पता करते हैं। यह हम विधि निगमन विधि में भी देखे थे, है ना। आगमन में क्या था, हमको पता था सारी चीजें, हम उसके निष्कर्ष तक जा रहे थे, यह आगमन था। लेकिन विश्लेषण में क्या है कि वह ऐसी, मतलब विश्लेषण एक ऐसी विधि है कि हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं। मतलब हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता हैं, लेकिन उसको खोजते हैं। जैसे हम बात करें मैकेनिक्स, एक मैकेनिक्स और एक वैज्ञानिक में क्या अंतर है, तो मैकेनिक्स उस काम को करता है जो चीजें हमें नहीं, हमारे सामने होती ही नहीं है, संभव होती ही नहीं है। जैसे सीढ़ी का अगर नया रूप दे दे, सीढ़ी का जो चढ़ने वाली पकड़ के ऐसे होती है सीढ़ी, उसका अगर नया रूप दे दे तो क्या बन जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पहले आप जानते थे क्या, इंडक्शन चूल्हा नहीं जानते थे ना, सोलर पैनल जानते थे, नहीं जानते थे ना। ये क्या है, एक तरह से यह मैकेनिकल का काम है, या मैकेनिक्स का काम है। जो चीजें समाज में होती नहीं उसको दिखा देना, उसको ला देना, उसको बना देना। लेकिन वैज्ञानिक का काम क्या होता है, जो चीजें हैं समाज में, लेकिन हमको यह चीजें नहीं पता है कि बर्फ कैसे पिघलता है, हमें यह नहीं पता है कि पानी जब गर्म करते हैं तो कैसे वाष्प में बदल जाता है। ये सब सारी की सारी विधि कौन सी विधि कहलाती है, यह साइंटिस्ट यानी कि साइंटिफिक मेथड यानी कि एनालिटिकल मेथड कहलाती है। इस चीज को याद रखना, विश्लेषण विधि इसी को कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई होगी, हम जहां तक समझते हैं अपने आप से क्लियर हो गई होंगी। अब यानी कि इसे क्या कहते हैं, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखा गणितीय, प्रमेय, निर्मेय या फिर निर्णय आदि को सिद्ध करने, मतलब इस सिद्ध करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस चीज को लिखना, जैसे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको तीन चीज की आवश्यकता होगी। किसकी किसकी होगी, लंब का, कर्ण का और आधार का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताना। तो इस तरह से हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, टूल्स चाहिए होगा। उस टूल्स के माध्यम से हम पहुंचते हैं निष्कर्ष की तरफ। विश्लेषण कहलाता है। आपको आगमन से थोड़ा सा मैच कर रहा होगा, इसको देखना थोड़ा सा, है ना। अब दूसरी बात, इसके गुण की तरफ चलते हैं। गुण इसमें क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। गुण का मतलब इसमें सबसे पहला हेडिंग लगा लेंगे, गुण में लिख लेंगे यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है भाई, तभी तो हम हमारे समाज में जो चीजें मतलब हैं उसको जानना है हमें, किस प्रकार से आखिर यह घटना क्यों हो रहा है, इसको जान पाना। हो तो रहा है या हमको दिख रहा है, लेकिन यह हो रहा है क्यों, यह हमको नहीं पता है। अब इसको जान लोगे तो यही कहलाता है विश्लेषण, यानी कि वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ठीक है, यह एक गुण है। जानने की क्षमता, जानने के लिए उत्सुकता, यह एक गुण है। आप जानोगे तो आपके दिमाग का विस्तार होगा, जिज्ञासा बनेगा, जिज्ञासु बनोगे आप। तो जिज्ञासा जगाना, कौन सी विधि में जिज्ञासा जगता है, तो बता देंगे विश्लेषण में जगता है बच्चों। इनमें अध्ययन करने की रुचि बढ़ जाती है, अध्ययन रत्न हो जाते हैं। साल कब गुजर जाता है, साल से दिन से रात, रात से दिन, महीने, साल, हफ्ता, मतलब ये सब गुजरते चले जाते हैं। एक तरह से यह रुचिकर होते हैं, रुचि रखते हैं, इसमें रुचि आ जाती है। अगर कोई चीज़ आपको, देखिए मैथ ही सवाल, देखिए अगर आप सॉल्व करते चले जाते हैं, सॉल्व होता चला जाता है, तो आप में रुचि आ जाती है उसमें, और आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा, स्वयं समस्या का समाधान कर पाना। इसमें स्वयं ही आप समस्या का समाधान कर लेते हैं और समाज को दिखाते हैं उसके बाद, यह भी एक तरह से इसका गुण है। आप स्वयं स्वावलंबी बनते हैं अपने आप को लेकर। और एक इसका क्या है, मतलब अप्रत्यक्ष क्षमता, अर्थात खोज करने की जो क्षमता है, विकास है आपके अंदर, माइंड में बढ़ जाता है। और आप एक चीज जब निष्कर्ष निकाल लेते हो तो आपके दिमाग में आता है हम और चीज भी कर सकते हैं। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं, है ना। इसके बाद दोष इसमें क्या है, किसमें लंबा समय लगता है, इसमें कुशल, मतलब कि एक तरह से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इसमें समय व्यतीत कर देते हैं और निष्कर्ष ना निकलने की वजह से यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आगे हमको क्या करना है। एक तरह से अपने दिमाग का जो उनका विस्तार होता है, वो एक तरह से अध्यापन की जरूरत होती है, उनको अध्यापन की जरूरत पड़ती है। उसको सीखने के लिए विदेश जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाते हैं, उनके लिए मतलब ये सारे दोष हैं कि कहीं जाना, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि अध्यापन, इसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की जरूरत होती है। एक तरह से दोष है इसका, बहुत ज़्यादा इसमें कंठस्थ या फिर इसमें घुलने मिलने की जरूरत हो जाती है, घुलना पड़ता है उसमें, यह चीज़ इसकी दोष है, यह चीज़ याद रखना। इसके बाद हम आ जाते हैं, एकमात्र छोटा सा बचा है संश्लेषण। संश्लेषण हमने बताया आपको, इसमें क्या होता है कि इसका अर्थ है कि अनेक से एक एकाकरण, अनेक से एक करना। अनेक से एक करना मतलब संश्लेषण करना, यानी कि इसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक, क्या कहते हैं, सिंथेटिक मेथड कहते हैं, सिंथेटिक्स मेथड कहते हैं, याद रख लेना बच्चों इंग्लिश में, है ना। इसके बाद बच्चों इसमें जैसे कि बात करें हिंदी, आपने हिंदी पढ़ाना शुरू किया। हिंदी पढ़ाने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्णमाला
वर्णमाला सिखाकर बच्चों को तत्व शब्दों का ज्ञान कराते हैं, तत्व शब्दों का ज्ञान कराते हैं। उसके बाद तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाते हैं, शब्दों से वाक्य बनवाते हैं, वाक्य। बस यही विधि क्या कहलाती है बच्चों? यह संश्लेषण विधि कहलाती है। इसके गुण की बात करें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, याद रखना इसमें अज्ञात से ज्ञात की तरफ था, अज्ञात से ज्ञात की तरफ संश्लेषण, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर किसमें जाते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर तो बता देना विश्लेषण में, सॉरी संश्लेषण में, संश्लेषण में, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिंथेटिक में, और अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल में, है ना, याद रखना एनालिटिक्स में। इसके बाद इसमें और क्या होता है, इसके गुण और क्या हैं तो बता देना। इसमें और गुण है बच्चों इसके, अर्थात नियमों के प्रयोग करके अज्ञात परिमाण जो है प्राप्त करते हैं। नियम का, बहुत सारे नियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो अज्ञात होता है उसे हम हासिल कर लेते हैं। यह इसके गुण हो गए। जैसे बात करें एक वृत्त है, वृत्त का हम त्रिज्या दे दिए r। अब आपसे बोले कि हमको एरिया बताइए, हमको सरकमफ्रेंस बताइए, यानी कि आप परिमाप बताइए। तो आप एरिया के लिए फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको आर न दिया होता तो आप एरिया नहीं निकाल पाते, लेकिन आर दिया है तो आपने एरिया निकाल लिया। इस वजह से संश्लेषण विधि कहलाएगा। ऐसी विधि को संश्लेषण विधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यह हो गया, मतलब इसमें समस्या का समाधान तीव्रता से हो सकता है, समस्या का समाधान निश्चित संभव है क्योंकि हमको फार्मूला भी पता है और इस आर की वैल्यू भी दिया हुआ है, इस वजह से इसमें समस्या का समाधान तुरंत का तुरंत हो जाता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। लिख लेना, स्मरण शक्ति का विकास होता है ना। ज्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि से करते हैं, ज्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान संश्लेषण विधि से ही करते हैं। इसका एकमात्र दोष इसका यह है, इसमें बच्चे रटने की प्रकृति पर जोर देते हैं, रटने की प्रकृति पर जोर देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। इसमें क्षमता का विकास मौका उपलब्ध नहीं हो पाता उनको कि वो अपने क्षमता को आंक सकें, क्योंकि उनको यह पता हो गया कि पाई आर स्क्वायर है। अब ये पाई आर स्क्वायर कहां से आया, इसको जानने के लिए उनको यह जानना होगा कि विश्लेषण विधि क्या है ना। तो ये चीज है, मतलब उनको पहले से पता है पाई आर स्क्वायर एरिया का फार्मूला होता है, आर की वैल्यू दे दिया, पुट करिए निकाल दीजिए। तो यह कहलाता है हमारा संश्लेषण विधि, यानी कि सिंथेटिक मेथड बच्चा, ठीक है। ये चारों शब्द अगर आपको क्लियर हुए हो तो इतना समझ लेना, आप यहां से इस केवल एकमात्र वीडियो से 6 से 7 नंबर गेन करोगे। अगर कल वाला भी देख लेते हैं तो 10+ नंबर आपका आना तय है, कोई माइकलाल रोक ही नहीं सकता। बस आप देखते चलना, सारी वीडियो को शेयर जरूर करना अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा आपकी मर्जी है। धन्यवाद।